Hello students. So today we'll talk about the forging defects. ठीक है, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. सो सबसे पहले बात करेंगे हम अनफिल्ड सेक्शंस की. एज द नेम इम्प्लाइज इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम ऑफ द फॉर्जिंग सेक्शन रिमेन्स अनफिल्ड. क्या होता है कि जब आप फॉर्जिंग करते हैं तो कुछ सेक्शंस होते हैं जहाँ पे मेटल प्रॉपर पहुँच नहीं पाता है, फिल नहीं हो पाता है. So these sections are known as unfilled sections. This is due to poor design of die और poor forging technique. या तो die आपकी proper नहीं है या जो forging technique आप use कर रहे हैं that is not proper. This is also due to less raw material और poor heating. कई बार ऐसा होता है कि आप जो material use करते हैं वो कम होता है comparatively जितना आपको चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल कम होने की वजह से भी वो पूरा डाई के अंदर फिल नहीं हो पाता है, कैविटीज़ के अंदर फिल नहीं हो पाता है. एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ द हीटिंग इज़ नॉट प्रॉपर द मेटल फ्रीजेस इवन रीचिंग एट द एंड ऑफ द कॉर्नर्स पे पहुंचने से पहले ही आपका मेटल फ्रीज हो जाता है, वहाँ तक पहुंच नहीं पाता है बिकॉज ऑफ लोअर हीटिंग. दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रॉपर डाई डिज़ाइन, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रॉपर हीटिंग. अगर आप डाई डिज़ाइन प्रॉपर करते हैं, हीटिंग प्रॉपर करते हैं मटेरियल की, और जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से रखते हैं, सही कॉन्फ़िगरेशन वाला यूज़ करते हैं, दैन दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड. सेकेंड इज़ कूल शट. कूल शट इंक्लूड स्मॉल क्रैक्स एट द कॉर्नर्स. कूल शट में क्या होगा, जो कॉर्नर्स आपके होते हैं वहाँ पे आपके छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं. these defects occur due to improper design of forging die. It is also due to the sharp corner and excessive chilling in forged products. क्या होता है कि कई बार डाई की डिज़ाइन प्रॉपर नहीं होती है, जो कॉर्नर्स आपके डाई में होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प रख दिए जाते हैं, या फिर डाई का जो आपका सरफेस है जहाँ पे मेटल फॉर्ज हो रहा है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है किसी जगह पे, तो चिलिंग इफ़ेक्ट आता है. चिलिंग इफ़ेक्ट की वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट वो एकदम से फ्रीज़ होने की कोशिश करता है और उस वजह से उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, द फिलेट रेडियस ऑफ द डाई शुड बी इंक्रीज टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स. फिलेट रेडियस बेसिकली जो आपके कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे जो रेडियस होता है, फिलेट रेडियस जो होते हैं आपके जो कॉर्नर्स होते हैं डाई के, वहाँ पे जो रेडियस होता है उनको हम फिलेट रेडियस कहते हैं. सो यू नीड टू सी कि जो आपके रेडियस हैं वो इस तरह से डिज़ाइन हो कि वो इतने ज़्यादा कम ना हो, इतने ज़्यादा शार्प कॉर्नर्स ना हो कि वहाँ पे चिलिंग इफ़ेक्ट मिले हमें. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस डिफेक्ट यू कैन जस्ट लुक इनटू दिस. स्केल पिट्स क्या होते हैं? स्केल पिट्स आर ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ फॉर सरफेस. जब आप सरफेस को प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं, कुछ उसके ऊपर गंदगी रह जाती है, तो वो गंदगी आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर दिखती हैं. ठीक है, this defect generally associated with forging in open environment. It is irregular deposition on the surface of forging. It can be removed by proper cleaning of forged surface. जब आप ओपन इन्वायरमेंट में फॉर्जिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सराउंडिंग से जो भी पार्टिकल्स हैं आके डिपॉजिट हो सकते हैं. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स आप डाई को प्रॉपर तरीके से क्लीन करें, साफ़ करें, ताकि ये डिफेक्ट्स आपके ना रहें उसके ऊपर. अब डाई शिफ्ट क्या होती है? जैसे नाम बता रहा है, डाई शिफ्ट इज कॉज बाय मिस अलाइनमेंट ऑफ अपर डाई एंड लोअर डाई. व्हेन बोथ दिस डाइज आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड द फॉर्ज प्रोडक्ट डज नॉट गेट प्रॉपर डायमेंशंस. जब आपकी डाई प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं होगी, आगे पीछे होंगी, ठीक है, या फिर दाएं बाएं होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, यू विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस forging defect will arise. This defect can be removed by proper alignment. It can be done by provided half notch on upper die and half notch and half on lower die. So at the time of alignment both these notches will match. क्या होता है कि half notch क्या होती है? बेसिकली होल्स की तरह होते हैं ना. जैसे आप अपर डाई और लोअर डाई पे नॉचेस प्रोवाइड करेंगे तो दोनों जो नॉच जब एक दूसरे के अंदर फिक्स होगी तो ही डाई मतलब पूरा सेट होगा. तो नॉचेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं डाई के ऊपर. So this is one of the way you can avoid the die shift. Now comes the flakes. These are internal cracks occur due to improper cooling of the forged product. When the forged product cooled quickly, these cracks generally occur, which can reduce the strength of the forged product. This defect can be removed by proper cooling. देखिए, cooling rate is very important. आप बहुत जल्दी कूल करेंगे वो भी नुकसानदायक है,
और डिफरेंट रेट पे कूल करेंगे, मतलब थोड़ा जल्दी एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करवा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट वे टू कूल द फॉर्ज पार्ट। क्या होता है कि जब टेम्परेचर स्ट्रेस इंक्रीज़ होती हैं तो उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं, इंटरनल क्रैक्स डेवलप होने आती है, सेंटर के अंदर जो अपर मटेरियल है उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। तो इन क्रैक्स को ही हम लोग फ्लेक्स कहते हैं। दीज इंटरनल क्रैक्स ऑकर ड्यू टू इम्प्रॉपर कूलिंग, बता दिया है आप लोगों को। तो इसकी वजह से जब आपके इंटरनल क्रैक्स जनरेट होंगे तो ये आपके डाई की, आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ को भी कम कर सकता है। So now comes the sixth point, improper grain growth. The defect occurs due to improper flow of metal in casting, which changes predefined grain structure of product. It can be removed by proper die design. क्या होता है कि अगर मेटल प्रॉपर तरीके से फ्लो ना हुआ हो, ठीक है, तो कूलिंग रेट भी डिफरेंट होगी। जब कूलिंग रेट डिफरेंट होगी तो जो आपका ग्रेन ग्रोथ है, जिस तरह से आपके क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो डिफरेंट होगी, वो हमें जैसी चाहिए वैसी नहीं होगी। तो इसको अगर रिमूव करना है तो आप डाइव को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर दें, ठीक है। नाउ कम्स इनकम्प्लीट फॉर्जिंग पेनिट्रेशन। कई बार ऐसा होता है, दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू इनकम्प्लीट फॉर्जिंग, इट इज़ ड्यू टू लाइट और रैपिड हैमर ब्लो, दिस डिफेक्ट कैन रिमूव बाय द प्रॉपर कंट्रोल फॉर्जिंग प्रेस। क्या होता है, कई बार आपका जो फॉर्जिंग होता है वो हैमर जो जहाँ तक आना चाहिए वहाँ आता ही नहीं है, जो उसका एंड पॉइंट होता है हैमर का प्रेस करने का वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉर्जिंग मटेरियल जहाँ तक पेनिट्रेट होना चाहिए था वो वहाँ तक पेनिट्रेट नहीं होता। तो अगर हैमर के मोशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो इस डिफेक्ट से आप निजात पा सकते हैं। So now comes the surface cracking. Surface cracking occurs due to due to exercise working on surfaces at low temperature. ठीक है। In this defect, so many cracks arise on the workpiece that this crack can be removed by proper control on working temperature. देखिए सरफेस क्रैकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है, आप इस डेफिनेशन में ना भी जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी होगा सरफेस के ऊपर और मटेरियल के अंदर के बीच में, अंदर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बाहर कम टेम्परेचर होगा, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करती है। और जब वो ट्रैवल करेगी इस तरह से टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, तो इसमें थर्मल स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस क्रैक्स विल डेवलप बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ कूलिंग। Now comes the residual stress in forging. This defect occurs due to improper cooling of forged part. Too much rapid cooling is main cause of this type of defect. This can be removed by slow cooling of forged part. ये बता दिया आपको, रेसिडुअल स्ट्रेस भी टेम्परेचर की वजह से ही आती हैं आपकी, जब आपका रेट ऑफ कूलिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो मेटल हर जगह से एक तरह से कूल नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके स्ट्रेस रेजिड्यू रह जाते हैं, मतलब स्ट्रेस जमा रह जाते हैं मटेरियल के अंदर, खिंचाव और तनाव बना रह जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्जिंग। इससे पहले हम एक सेकेंड डिफेक्ट्स देख लेते हैं एक बार। देखिए ये फ्लैश है और यहाँ पे है क्रैकिंग एट द फ्लैश। ये जो फ्लैश है, जो एंड पॉइंट है जो आपको मैंने बताया था, फ्लैश जो कटर के अंदर जाता है, यहाँ से क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग डिफरेंट है। यहाँ पे कूल शट आपको बता दिया था, इंटरनल क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, इम्प्रॉपर फ्यूज़ होता है जब मेटल प्रॉपर तरीके से फ्यूज़ नहीं हो पाता है। इंटरनल क्रैकिंग आप देख रहे हैं, यहाँ मेटल है, ऊपर से प्रेशर डाल रहा है, लेकिन नीचे बीच के अंदर यहाँ पे क्रैकिंग डेवलप हो रही है, ये इंटरनल क्रैकिंग कहलाती है। और यहाँ फॉर्जिंग डिफेक्ट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम के अंदर, ब्लॉक फॉर्जिंग के अंदर जो तीसरा है फिगर, यहाँ पे वेब जो आपकी है बकल हो रही है। इसका क्या कारण है, वेब क्यों बकल हो रही है? क्योंकि प्रॉपर डाई डिज़ाइन नहीं है, मेटल प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हुआ है, तो इसलिए वेब आपका बकल हो रहा है। लैप्स आपको दिख रहे हैं, क्रैक्स दिख रहे हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। फॉर्जिंग दूसरे अंदर आप देख सकते हैं रिब्स के अंदर क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, और क्रैक फिर प्रोपोगेट हो रहे हैं। तो ये इस तरह के कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, आप ये डायग्राम्स बना सकते हैं एग्जाम के अंदर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम डिसएडवांटेजेस फॉर्जिंग। सबसे पहली बात तो हाई कॉस्ट एंड हाई रेसिडुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर। कॉस्ट बहुत महंगे होते हैं क्योंकि सेटअप्स बहुत कॉस्टली होते हैं, आपकी जो प्रेसेस होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं। दूसरा है मोस्ट फॉर्जिंग प्रोसेस आर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डाइज। दीज डाइज आर वेरी वेरी कॉस्टली। The reason behind that is that because they need to bear high amount of stresses, high amount of forces, so they are made of such type of materials which are very strong. They are generally made of alloys. तो alloys से बनाएंगे तो automatically cost बढ़नी ही है। So long production runs are usually necessary to reduce cost. तो एक डाई से आप जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगे तो ही इकोनॉमिकल होती है। The high residual stress in forging are often released when they are machined and cause wrapping when heavy cuts are taken.
ठीक है। जब आप फॉर्ज पार्टिकल आपने पार्ट ले लिया है, उसको मशीनिंग करने जा रहे हैं, तो क्या होता है उसके अंदर रेसिडुअल स्ट्रेस कई बार बहुत ज़्यादा रह जाती हैं। तो उसकी वजह से जब आप मशीनिंग करते हैं तो आपका जो पार्ट है वो रैप होने लगता है। ठीक है, वापस देखते हैं। द हाई रेसिडुअल स्ट्रेसेस इन फॉर्जिंग आर ऑफन रिलीज्ड व्हेन दे आर मशीन एंड कॉज रैपिंग व्हेन हैवी कट्स आर टेकन। देखिए, रैपिंग क्या है कि जो स्ट्रेस रिलीज़ होती है, जिस तरह से जब स्ट्रेस रिलीज़ होगी तो वो रैप करेगी। रैप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने रबर बैंड है, उसको लिया है और बहुत ज़्यादा खींचा है, उसको छोड़ेंगे। जब आप उसको छोड़ते हैं तो उसका एक तरह वेव टाइप स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। वो स्ट्रेस रिलीज़ की वजह से होता है। तो इसलिए क्या नाम है, अ, इसलिए आपका जो मेन चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था वो यही है कि आपका जो ये आप जब फिनिशिंग प्रोसेस में करेंगे उस टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि किस तरह से आप प्रोसेस को कर पा रहे हैं। सो आई थिंक गाइज फॉर्जिंग इज़ दिस टॉपिक इज़ पर्टिकुलरली क्लियर। और आपको अभी भी लगता है कि आपको कोई टॉपिक स्पेशली समझना है तो आप जस्ट मुझे कमेंट कर दें, आई विल टेक केयर ऑफ़ द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।